आज हम लोग बेटे स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7। वी विल स्टार्ट बेसिकली यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 6 हम लोगों ने छोड़ी है, ऑप्टिक्स। उसको हम बिल्कुल एंड में लेंगे। वो बहुत लंबी यूनिट है, उसमें ना 6 चैप्टर हैं और मोस्टली थ्योरी है उसके अंदर। तो तुम पढ़ चुके हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप एंड ऑल। तो उसको हम एकदम से लेंगे बाद में, ठीक है। उसमें 6 चैप्टर है, लंबी यूनिट है। तो अभी हम यूनिट नंबर 7, 8, 9 अब इन तीनों को एक साथ लपेटेंगे क्योंकि तीनों ही मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट्स हैं, 7, 8 और 9। आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। यूनिट है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एग्जाम में 5 से 6 नंबर की ये यूनिट वास्तविकता में पूछी जाती है। एग्जाम में कितने नंबर की यूनिट पूछी जाती है? 5 से 6 नंबर की ये यूनिट एग्जाम में जो है पूछी जाती है। अब तो कनिका एडजस्ट आज करना पड़ेगा। कहाँ बैठे हैं? 3 कहीं नहीं बैठे। देखिए ये इर्शिद अंदर हो जा भाई प्लीज, ठीक है। तो एग्जाम में कितने नंबर की पूछी जाती है बेटा? ये 5 से। सिंपल यूनिट है। तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि तुमने केमिस्ट्री में इसको जो है ना वास्तविकता में पढ़ा हुआ है। हाँ, केमिस्ट्री में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने इस यूनिट को केमिस्ट्री में जो है पढ़ा हुआ है। आओ शुरुआत करें। तो इस कहानी का जो नायक है, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? इस कहानी का नायक है न्यूटन। इस कहानी का नायक कौन है? न्यूटन। सुनो, मैं तुमको एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं, वहाँ थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान होता है, रट्टा थोड़ा ज़्यादा होता है। हम जरा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या। तो इस कहानी का नायक कौन है भाई? न्यूटन। न्यूटन ने लाइट के लिए एक थ्योरी दी। लाइट के लिए एक थ्योरी दी। थ्योरी का नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या नाम था थ्योरी का? कॉर्पस्कुलर थ्योरी वास्तविकता में न्यूटन की थ्योरी का नाम था। हमें थ्योरी को इन डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस थ्योरी के जरिए न्यूटन ने इन रियलिटी में कहा क्या, ये हमको समझने की जरूरत है। इस थ्योरी के जरिए न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल होती है। लाइट क्या होती है? इस यूनिवर्स में 2 ही तरीके की चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। या तो वो पार्टिकल हैं या वो वेव हैं। आइदर दे आर पार्टिकल और दे आर वेव। तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और इस थ्योरी में न्यूटन ने कहा कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। बड़ा अच्छा लगा साहब, बड़ा मजा आया, शाबाश। लाइट पार्टिकल थी। लेकिन जब न्यूटन ने ये थ्योरी दे दी तो इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हाइजन। क्या नाम था? अच्छा, इसका प्रिंसिपल हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं ऑप्टिक्स बाद में पढ़ाऊंगा। हाइजन ने अलग से एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके हाइजन ने क्या कहा? हाइजन ने कहा कि नहीं, लाइट जो है वो वेव है। हाइजन ने क्या कहा? पार्टिकल नहीं है। हाइजन ने क्या कहा? लाइट क्या है? वेव। लेकिन उस समय न्यूटन एक बहुत बेहतरीन और एक जाना माना वैज्ञानिक था। न्यूटन की बात के आगे हाइजन की बात को उस समय में किसी ने चलने नहीं दिया, और न्यूटन ने डोमिनेट किया। और एंड तक भी हम लोग यही कहते रहे कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। 2 साइंटिस्ट और हुए बाद में चल के। एक हुआ हर्ट्ज और एक हुआ प्लैंक। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी जो तुम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, मैं उसको थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि भाई एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, एंड द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इज बेसिकली E बराबर h न्यू। ये केमिस्ट्री की थ्योरी है जो तुम्हें पढ़ाई होगी। तो हर्ट्ज ने भी एक्सपेरिमेंट किए और प्लैंक ने भी एक्सपेरिमेंट किए। दोनों इस नतीजे पे पहुंचे कि लाइट वेव है। दोनों इस नतीजे पे पहुंचे कि लाइट। फिर एक और कलाकार आया इस सीरीज में, मैक्सवेल, जिसकी इक्वेशंस की बात मैं EM वेव में कर चुका हूं। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किए
और मैं तुम्हें बता दूं लाइट जो है वो भी ईएम वेव होती है। लाइट क्या होती है? अब मैक्सवेल पक्का बोला भाई लाइट तो ईएम वेव है। ये जमाना आ चुका था आइंस्टाइन का, ये सन 1900 के आसपास की बात है। हर्ट्ज गया आइंस्टाइन के पास और हर्ट्ज ने कहा कि भाई देख, मैंने नई एक्सपेरिमेंट किए हैं और मेरे एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये निकल रहा है कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? वेव है। और जब पहले हाइजन की बात किसी ने नहीं मानी न्यूटन के सामने, मैं लिख दूंगा मेरी भी कोई नहीं मानेगा। आइंस्टाइन तू एक काम कर, इन्हें पब्लिश करा दे भाई। इन्हें क्या करा दे? तू अच्छा साइंटिस्ट है, तेरी बात सारे लोग सुनेंगे। आइंस्टाइन के दिमाग की बत्ती चल गई। वो एक कदम आगे गया। उसने क्या काम किया? हर्ट्ज को भी उठाया, मैक्सवेल को भी उठाया, प्लैंक को भी उठाया, तीनों को मिलाया, एक नई थ्योरी बना दी। एक नई थ्योरी बना दी जिसको हम इसी यूनिट में आगे चल के पढ़ेंगे, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से। और आइंस्टाइन को इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिल गया। हर्ट्ज बेचारे, उसको देखो, तुम भी नहीं जानते होगे इस बात को, हर्ट्ज को किसी ने नहीं पूछा। नोबेल प्राइज कौन ले गया? आइंस्टाइन। बम फोड़ने के लिए नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन कहानी का नतीजा कुछ नहीं निकला। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने तो कहानी को और पेचीदा कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने कहा लाइट पार्टिकल है, जबकि हर्ट्ज और मैक्सवेल क्या करने गए थे? वेव है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब साइंटिफिक कम्युनिटी आपस में लड़ने लगी। कोई कहता पार्टिकल है, कोई क्या कहता, जिसका जैसे मन करता जहां से एक्सप्लेनेशन निकलती, जैसे तुम लोग करते हो। जब सवाल नहीं होता तो जैसे एक्सप्लेनेशन आए, चल भाई यही है अपना, ठीक है। तो इनकी लड़ाई को खत्म किया एक व्यक्ति ने जिसका नाम था लुइस विक्टर डी ब्रोगली। इन शॉर्ट में केमिस्ट्री वाले मास्टर जी ने आपको बताया होगा कि इस सज्जन महापुरुष का नाम क्या है? डी ब्रोगली। इस लड़ाई का अंत किसने किया? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने बोला भाई यार सुनो, एक बात सुनो मेरी, लड़ो मत, बिल्कुल मत लड़ो। लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, लड़ने की कोई जरूरत। आधे कह रहे हैं पार्टिकल, आधे कह रहे हैं। डी ब्रोगली बोला दोनों है, पार्टिकल भी है और पार्टिकल भी है। और इसलिए डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को हम किस नाम से पढ़ते हैं? डुअल नेचर किया है। डुअल नेचर का मतलब क्या है? जिसकी डबल नेचर हो, जो पार्टिकल भी हो और, अरे यार उसी को तो बोलेंगे डुअल नेचर। और डी ब्रोगली ने एक और बात बोली, बोला भाई सुन, लाइट लाइट नहीं, हर चीज, तो लाइट नहीं हर चीज पार्टिकल भी होती है। और उसने इसके लिए कंडीशन लगाई। उसने इसके लिए क्या लगाई? अरे आया नहीं आया? इस तरीके से शुरुआत हुई डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस की। इस तरीके से शुरुआत हुई किसकी? डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस की। डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस पढ़ी होगी तुम लोगों ने केमिस्ट्री में। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली हर चीज की डबल नेचर होती है, वो पार्टिकल भी होती है और, अच्छा जब वो वेव होती है तो उसकी वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है h/mv। क्या होता है वेवलेंथ का फॉर्मूला? h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? m बॉडी का मास, v बॉडी की। मतलब कहने का ये हुआ कि पार्टिकल जो है वो वास्तविकता में तभी वेव की तरह एक्ट करेगा जब उसके पास कोई वेलोसिटी होगी, जब उसके पास कोई, अरे भाई जब वो चल रहा है तो वो वेव है, नहीं चल रहा है तो वो पार्टिकल है, नहीं चल रहा है तो वो क्या है? अरे आया नहीं आया? कहानी समझ में आई कि कहानी की शुरुआत वास्तविकता में कहां से हुई? इस कलेश की जड़ ये न्यूटन था। और कलेश को खत्म किसने किया? डी ब्रोगली ने ये कह के खत्म कर दिया कि भाई दोनों नेचर है, कभी कभी लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है और कभी कभी लाइट वेव नेचर। अब ये फिजिक्स में आज भी मिस्ट्री है कि ऐसा कैसे होता है कि कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग जाती है और कभी किसकी तरह? वेव की तरह। लेकिन कहानी का अंत किसने किया? डी ब्रोगली ने। हमारा उद्देश्य डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को पढ़ना और पार्टिकल की डुअल नेचर को समझना है। पार्टिकल की डुअल नेचर को समझना है। अब ये जो मैंने सुंदरता पूर्वक कहानी तुम्हें बताई, इसको हिंदी में लिख लूं,
हिंदी में लिख लो, किसने क्या किया, कैसे किया, किस प्रकार से किया, ये सब हिंदी में लिखो। हेडिंग लिखो, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। हेडिंग लिखेंगे क्या हेडिंग लिखेंगे भाई? डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ठीक है, तो लिखो जरा क्या कहा डी ब्रोगली ने, लिखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, everything in this universe exhibits a dual nature, exhibits a dual nature, and the wavelength of wave associated with the body is given by lambda is equal to h upon mv, is given by lambda is equal to h upon में mv। ठीक है, where h is Planck's constant, m is mass of the body, v is velocity of the body। बोलो क्लियर है मेरे भाई? यार हाँ ना बोलो, क्योंकि ये वेव्स नॉर्मल मैटर के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इसीलिए इन वेव्स को मैटर वेव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मैटर वेव्स। क्या कहा जाता है मेरे भाई? मैटर वेव्स। बोलो क्लियर है भाई? एक मिनट इधर समझो जरा। अब जरा सा ये भी देख लें कि डी ब्रोगली ने ये जो रिजल्ट दिया ये किस आधार पे दिया। सुनो, डी ब्रोगली भी कलाकार था, उसने भी आइंस्टाइन की थ्योरी का यूज किया। एक्चुअली कैसे? एक तो थ्योरी प्लैंक दे के गया था। अब मैंने तुम्हें बताया, अगर पूरी प्लैंक की थ्योरी नहीं पता तो इतना समझ लो, प्लैंक की थ्योरी ने यह कहा कि एनर्जी पैकेट के रूप में होती है, जैसे सीमेंट की बोरी, वैसे ही एनर्जी होती है पैकेट में। उस पैकेट को क्वांटम बोलते हैं। उस पैकेट को क्या बोलते हैं? उसी क्वांटम को लाइट के केस में फोटोन बोलते हैं। उसी क्वांटम को लाइट के केस में क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक है, लाइट के केस में उसी को क्या बोलते हैं? और बोला एक क्वांटम की जो एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू। एक क्वांटम की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अब ये केमिस्ट्री से उठा रहा हूं मैं चीजें, ये मैंने कहां से उठाई ये चीज, और नहीं आता है तो फॉर्मूला याद कर ले कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर। एक थ्योरी आइंस्टाइन भी देके गया था कि E बराबर क्या होता है? मास एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? मास एनर्जी। इसने क्या काम किया? इन दोनों को मिला दिया। फ्रॉम 1 and 2 क्या हम ये कह सकते हैं कि एच न्यू बराबर है mc स्क्वायर? अच्छा, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है क्या? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला केमिस्ट्री वाले मास्टर जी ने क्या बताया? न्यू का फॉर्मूला होता है c बाय लैम्डा। न्यू का क्या फॉर्मूला होता है? c बाय, क्या फॉर्मूला होता है? c बाय। याद ना हो तो याद करो, अब ये तुम्हें 11th क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब पढ़ाया गया होगा। न्यू बराबर c बाय लैम्डा। वैल्यू उठा के पुट कर दो, देखो आओ जरा। न्यू की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं एच सी अपॉन लैम्डा बराबर आ जाएगा mc स्क्वायर। सी ने सी को मारा, लैम्डा इंटू mc बराबर में h, लैम्डा बराबर h अपॉन में mc। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा कि सिंस एवरीथिंग कैन नॉट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हर चीज लाइट की स्पीड से तो ट्रेवल नहीं कर सकती, लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, तो देयरफॉर रिप्लेसिंग c विद v, c को इसने किससे रिप्लेस कर दिया? v से। लाइट की स्पीड को नॉर्मल वेलोसिटी से रिप्लेस किया, तो ध्यान लगा के देख फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना लैम्डा बराबर h अपॉन में mv। क्या फॉर्मूला बना भाई? लैम्डा बराबर h अपॉन में। यहां से डी ब्रोगली ने ये प्रूफ दिया था
कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या रहता है भाई, h अपॉन में mv। बोला आया। अब ये तो एक कहानी हो गई कि चलो भाई ठीक है, हम लोगों ने समझ ली बात, लेकिन ये तो थ्योरेटिकल प्रूफ था ना। ये बात केमिस्ट्री वाले मास्टर जी ने तो पक्का बताई होगी। इसकी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया? ग्यारहवीं क्लास केमिस्ट्री। इसकी हाइपोथेसिस को पहली बात, क्या ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई भी या नहीं भी हुई, तुम्हें पता है? क्लियर बोलो, तुम्हें मालूम भी है कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है? डू यू नो? प्रूफ नहीं है या मालूम नहीं है? मालूम ही नहीं है, ठीक है, ये बहुत सही है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया दो साइंटिस्ट ने, उनका नाम था डेविसन और जर्मर। डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसको? डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को। बोल सही है भाई। आज से 4-5 साल पहले डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, यानी कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में था, और हम पूरे 5 नंबर में पूरा एलेबोरेट करके उसको पढ़ाते थे। लेकिन अब वो हमारे सिलेबस में डेविसन जर्मर का नाम भी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? डेविसन और जर्मर ने। बोल सही है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? क्या न्यूमेरिकल करने के लिए लैम्डा के कुछ और फॉर्मूले देखे जाएं? क्या न्यूमेरिकल करने के लिए, न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए लैम्डा के कुछ और फॉर्मूले देखें? आओ देखने पड़ेंगे, आओ। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये आदमी ने, ये वो बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, छोटा सेटअप नहीं है, बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट है। कभी फुर्सत से बैठोगे तो बता दूंगा, आज नहीं है फुर्सत, अभी नहीं, जब सिलेबस खत्म होएगा तब, ठीक है। या तो तब बता दूंगा, या किसी दिन एंट्रेंस की क्लास में आओ, वहां पे सब कुछ बताता हूँ, वहां पे कुछ भी नहीं छोड़ता, फालतू बताता हूँ बल्कि, ठीक है। पहली बात। अब कई लोग अपने मन में क्या सोच रहे होंगे कि जब ये आदमी ने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ानी शुरू करी थी तो ये कहा था न्यूमेरिकल नहीं होंगे, और अब ये तुरंत न्यूमेरिकल करने के लिए क्या लिखवा रहा है? अरे भाई एक आधा तो आ ही सकता है ना यार, एक आधा तो, बट इसमें सिंपल आते हैं, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। देख, पहला फॉर्मूला वेवलेंथ निकालने का, लैम्डा बराबर h अपॉन, दूसरा फॉर्मूला, आओ सुंदरता से लिखेंगे, लैम्डा बराबर h अपॉन क्या हो गया? mv। दूसरा फॉर्मूला ध्यान से, और ये मेरा काम नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये सब केमिस्ट्री से फॉर्मूले उठा रहा हूं मैं, तुम्हें याद होने चाहिए थे पहले से। लैम्डा बराबर h अपॉन में अंडर रूट 2mk। सुन ले कौन सी चीज क्या है, समझ ले। m मास है, k काइनेटिक एनर्जी है। k क्या है? मान ले एग्जामिनर ये बोल दे कि भाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इतनी है, बता वेवलेंथ कितना होगा, सीधा फॉर्मूला लगा, आंसर निकाल, ठीक है। डायरेक्ट सीबीएसई में लग सकते हैं ये। तीसरा फॉर्मूला, लैम्डा बराबर h अपॉन में अंडर रूट 2mqv। m मास है, q चार्ज है, v पोटेंशियल है। v क्या है? क्वेश्चन स्पेसिफिक फॉर्मूला है, क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आखिरी फॉर्मूला, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन में अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लेकिन वैलिड है केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। ये पोटेंशियल है, और ये फॉर्मूला वैलिड है केवल किसके लिए? वो तो सब पे लगता है, ये सिर्फ किस पे लगेगा? और कुछ नहीं किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज और h की वैल्यू पुट करके, कैलकुलेट करके, एक सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लिख दिया 12.27 अपॉन में रूट v।
ताकि तेरी कैलकुलेशन बचे यार। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा ना ताकि तेरी कैलकुलेशन बच जाए। बोल सही है क्या? अरे भैया इसमें मत जाओ कैसे आया, ठीक है, इसमें जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से कर दे 11वीं क्लास। आई बात समझ में? K बराबर P²/2m वहां से आया। अब फिर ज्यादा गहराई में जाए गड़बड़ हो जाएगी। बात को समझो। तुमको क्या करने का है? फॉर्मूले। कई लोग सदमे में बैठे हैं इधर वाले ज्यादा। आशीष स्पेशल सदमे में। फॉर्मूले लिख लिए बोलो। 2-4 फालतू की बात और करेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब डेफिनेशन ज्यादा है इसके अंदर। सवाल इसी पे आता है मैक्सिमम, इन्हीं 3-4 फॉर्मूलों पे। और एक वो आइंस्टाइन की इक्वेशन पे, तो उसमें भी सिर्फ पुट करनी है वैल्यू। अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई क्लासिकल फिजिक्स में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, इसमें तो सिर्फ वैल्यू डालनी है। आया भाई? ये भी ऐसे निकला, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्यू भी है, वहां से पुट कर दिया। नहीं, हेडिंग लिखो फोटोन। हेडिंग क्या लिखेंगे भाई? फोटोन, है ना? आइए, क्या हेडिंग लिखेंगे भाई? फोटोन। अभी बताया ना मैंने तुमको, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, एनर्जी क्वांटम, एनर्जी को क्या बोलते हैं? और उसी क्वांटम को लाइट के लिए क्या बोलते हैं? लाइट के लिए क्या बोलते हैं? फोटोन। तो छोटी सी डेफिनेशन लिखो, द एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट, द एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट, द एनर्जी पैकेट ऑफ इज कॉल्ड अ फोटोन। अरे यार, लाइट के एनर्जी पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन। द एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फोटोन। हमको क्या पढ़नी है? 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है फोटोन की। क्या पढ़नी है भाई? 4 प्रॉपर्टी। लिखो जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन लिखो जरा। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखना जरा। दे ट्रेवल with the speed of light. They travel with the speed of, यार ऑब्वियस ही बात है, लाइट का एनर्जी पैकेट है तो किसकी स्पीड से चलेगा? लाइट की स्पीड से। तो ये किसकी स्पीड से ट्रेवलिंग करते हैं भाई? लाइट की स्पीड से। बोल सही है। दूसरी प्रॉपर्टी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, दूसरी प्रॉपर्टी, सेकेंड वन लिखो, देयर रेस्ट मास, their rest mass is 0. their rest mass is 0. अच्छा, समझना पड़ेगा रेस्ट मास क्या होता है ना भाई अक्षित? समझना पड़ेगा रेस्ट मास क्या होता है। रेस्ट मास है कि जैसे मान ले सपोज कर, अब मैं ऐसे आराम से एकदम खड़ा हो गया, मैं बिल्कुल नहीं चल रहा, इस समय जो मेरा मास है उसे क्या बोला जाएगा? फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0. क्यों होता है भाई फोटोन का रेस्ट मास 0? आओ जरा समझ लें। मास का फॉर्मूला होता है m0 अपॉन में √1 - v² अपॉन v²। फोटोन के लिए v किसके बराबर है? यार ये लाइट की स्पीड से चलता है, तो v की जगह जैसे ही c पुट, अच्छा इस फॉर्मूले में m0 रेस्ट मास होता है। m0 क्या होता है? तो तुम देखो m0 बराबर क्या आएगा? m इंटू में, तो m0 क्या आया भाई? 0। m0 क्या आया? अरे लॉजिकली सोच, फोटोन का रेस्ट मास 0 है, इसका मतलब फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट, इसका मतलब लाइट रुक नहीं सकती। सोच के देख, तेरे को बल्ब क्यों बनाने पड़े, तेरे को ट्यूब क्यों बनानी पड़ी? इमेजिन कर, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लें, दिन में जब धूप निकली हो उसमें धूप भर लें, और जब रात को अंधेरा हो तो बक्सा खोल दें और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाए। सोचने वाली बात है, लेकिन तू ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास क्या है? ये रुकता ही नहीं, रुकता है तो खत्म हो जाता है, रुकता है तो क्या हो जाता है? इसी वजह से तुम आज तक लाइट को कैप्चर नहीं कर पाए।
यार नहीं आया, क्योंकि लाइट जिस पार्टिकल से मिलके बनी है वो रेस्ट में एग्जिस्ट, अगर वो रेस्ट में एग्जिस्ट करता तो तेरे को बल्ब बनाने ही नहीं पड़ते, फिर तो काम हो जाता। यार नहीं आया, उतार ले। रेस्ट मास इज 0। सब भर के रख लेते, रात तो होती लेकिन सब भर के रख लेते, सारे फोटोन आते जमीन पे गिर जाते, धरती रोज फोटोन से भर जाती। सोच के देख। हैं? कैप्चर नहीं करना बोलते उसको, बोलते कन्वर्जन करना, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं। कैप्चर कहां कर पा रहा लाइट को? वो भी मोमेंट्रीली, परमानेंट नहीं। अंधेरे में थोड़ी चमकता है डायमंड। ये तो ऐसा कारनामा तो सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है। अंधेरे में डायमंड को सिर्फ हिंदी फिल्मों में चमकाया जा सकता है। हाँ बस, मोमेंट्रीली, परमानेंट नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, अ फोटोन इज न्यूट्रल। A photon is neutral. A photon is hence it is not deflected by electric and magnetic field. Hence it is not deflected by electric and magnetic field. फोटोन बिल्कुल क्या होता है भाई? न्यूट्रल। फोटोन क्या होता है? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होता। कभी ऐसा देखा? सोच के देख, चारों तरफ फिजिक्स बिखरी पड़ी है, तुम समझता नहीं। जैसे मान ले तार होती है ना, तार एनडीपीएल की वायर जो है जिनमें से बिजली फ्लो हो रही होती है, बेयर वायर्स भी होती हैं। कभी तूने आज तक ऐसा ऑब्जर्व किया कि धूप उन तारों के आसपास आके इकट्ठी हुई हो? कभी नहीं ऑब्जर्व किया होगा ना। क्यों? क्योंकि लाइट जिससे मिलके बनी वो फोटोन, और फोटोन क्या है? न्यूट्रल। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इस पे कोई फर्क। अरे आया नहीं आया? लास्ट प्रॉपर्टी लिख ले, फालतू की प्रॉपर्टी। ईच फोटोन has got a particular frequency. Each photon has got a particular frequency which imparts color to it. हर फोटोन की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से उसे क्या मिलता है? एक अलग कलर। ठीक है भाई, ये पेपर में बिल्कुल नहीं आता, सिलेबस में है तो मैं करा रहा हूं। आओ जरा, इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है तुमसे फोटोन की प्रॉपर्टी लिखवाएगा कोई? ये 4 प्रॉपर्टी लिख दे, 2 नंबर ले लें? ऐसा 10वीं में होता था। ऐसा कहां होता था? कि स्टेट ओम्स लॉ, गिव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखने के बाद, तुम्हें लगता होगा पूरी साइंटिस्ट वाली फील आती होगी। इधर समझ ले, अब इधर आएगी साइंटिस्ट वाली फील। असल हेडिंग, असल टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक emission. Now this chapter and this unit is actually all about this topic, electronic emission. आज लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं, कहानी सुनाऊंगा। आज क्या सुनाऊंगा? कहानी। और फिर इस कहानी से अगली क्लास में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या कर दूंगा? लिंक। इसलिए तुम्हें कहानी याद होनी, बात को समझ लो। सबसे पहली बात, कहानी मेरी है, मेरा जो मन करे मैं वो करूं। मैं मंगल ग्रह को धरती पे लाऊं, धरती को मंगल पे लेके जाऊं, कहानी मैंने लिखी। इसलिए कोई फालतू की बकवासबाजी नहीं करेगा बीच में कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। इलॉजिकल भी हो सकती है बिल्कुल। मेरा मकसद तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने का है, लॉजिक बताने का नहीं है। फिलहाल में लॉजिक की बात मैं कॉन्सेप्ट में करूंगा। ठीक है भाई, कहानी इलॉजिकल हो सकती है लेकिन उससे जो अर्थ निकलेगा वो पक्का लॉजिकल है। आओ जरा समझना शुरू करें। इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, ये नंदिनी, ये एक जेल है। ये क्या है? ये बहुत स्पेशल प्रकार की जेल है। ये बहुत स्पेशल
प्रकार की जेल है। इस जेल में क्या है कि कोई ना बाउंड्री नहीं है और अंदर कोई दीवार नहीं है। फिर तुम सोच रहे हो कि कैदी रुके कैसे हुए हैं, कैदी तो अब तक भाग जाते हैं। तो वास्तविकता में कैदी ऐसे रुके हुए हैं मेरे भाई कि जितने भी पुलिस वाले हैं उन्होंने यहां पे ना ऐसे लाइन लगाई हुई है। पुलिस वालों ने ऐसे हाथ में हाथ लगा के पुलिस वालों ने एक चेन बना रखी है और पुलिस वालों ने बेसिकली कैदियों को अंदर घेरा हुआ है। अच्छा, इस जेल में एक बड़ा अच्छा नियम काम करता है। नियम यह है कि अगर किसी कैदी के पास 100 रुपए आ जाएं, कितने रुपए हो जाएं? कितने रुपए हो जाएं? तो वो कैदी 100 रुपए पुलिस वाले को दे सकता है और पुलिस वाला उसे जेल से बाहर आने देगा। रिश्वत नहीं है ये जेल का नियम है, ये जेल का नियम है। अब अंदर कैदी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बड़ा मजा मतलब कैदियों को आ रहा है, सारे कंगले हैं, किसी के पास कोई पैसा। अब सारे कैदी दुआ मना रहे हैं ऊपर वाले से, हे भगवान किसी तरीके से 100 रुपए मिल जाएं और 100 रुपए अगर मिल जाएं तो हम इस जेल से बाहर चले जाएं। भगवान ने भी कैदियों की सुन ली, भगवान ने कैदियों की, और ऊपर से होने लगी पैसों की बारिश। ऊपर से क्या होने लगी? पैसों की। अच्छा, पैसों की जो बारिश हुई तो जो सिक्के जो बरसे वो 10 पैसे के थे। सिक्के जो बरसे वो कितने पैसे के थे? पहले तो कैदी बड़े राजी हुए, बोले हो ऊपर वाले ने बारिश कर दी भाई, मजा आ गया। लेकिन फिर जैसे दिमाग लगाना शुरू किया उनको समझ में आया साले 100 रुपए इकट्ठा करने के लिए 10,000 सिक्के चाहिए और 10,000 सिक्के तू ऐसे इकट्ठे नहीं कर सकता क्योंकि रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है और सिक्के हर कैदी को चाहिए। बाहर निकलने के लिए सिक्के हर कैदी को चाहिए ना। तो पहले तो बहुत खुशी हुए, सबने बड़े सिक्के इकट्ठे किए, लेकिन 10,000 सिक्के वास्तविकता में कोई भी इकट्ठे नहीं कर पाया। अब क्या करें भाई, जेल से कैसे आए बाहर? जेल से बाहर आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बहुत शाना कैदी था, ये इसके पंकज के जैसा। इसने क्या काम किया? भगवान से अलग से दुआ करनी शुरू कर दी, हे भगवान कुछ कर दो और मतलब किसी तरीके से जेल से बाहर निकाल दो। और एकदम से इसके हाथ में 4-500 के नोट आ गए। कितने नोट आ गए? 4-500 के इसके हाथ में नोट आ गए। और जैसे ही इसके हाथ में ये यहां था, समझियो बात को अब ध्यान से, ये यहां था, जैसे ही इसके पास 4-500 के नोट आए, ये तुरंत उस पैसे को लेके कहां भागेगा? बाहर की तरफ। लेकिन तू ध्यान लगा के सोच, रास्ते में और भी तो कैदी थे और बाकी के कैदियों को इस पे हो गया शक। बोला ये साला बाहर क्यों भाग रहा, मतलब इसके पास पैसे हैं। एक कैदी यहां टकरा गया इससे, बोला हाँ बेटे कहाँ? बोला बाहर जा रहा हूँ। बोला पैसे हैं तुझ पे? कह रहा हाँ। कह रहा मेरे को दे। इनने फटाक से 500 रुपए उसको, अब इस पे कितने रह गए? 1500 रुपए रह गए इस पे, 3-500 के ऐसे कर। अब इसने क्या सोचा, अब साला सीधा नहीं जाऊंगा, क्या पता कोई दूसरा कंगला मिल जाए, इसलिए इसने अपनी दिशा बदल दी। ऐसे घूम फिर के ये एंड में पुलिस वाले तक पहुंच ही गया। जब ये लास्ट में आया, इसके पास बाकी कैदियों ने छोड़े 100 रुपए, मिले कितने थे? 2000, छोड़े कितने? फटाक से इसने वो पैसे पुलिस वाले को पकड़ाए और पुलिस वाले को पकड़ा के तुरंत बाहर आ गया। लेकिन अब घर जाने के लिए टैक्सी के पैसे नहीं बचे, तो अब ये जेल की चार दीवारी के साथ चुप करके बैठा हुआ है। ये अंदर भी कंगला था और बाहर आके भी क्या हो गया? कंगला। अब इसके पास एक भी रुपया नहीं बचा। यार हाँ ना बोलो। अब ये तो पंकज की कहानी हो गई। पंकज लकी आदमी था, एक इससे भी ज्यादा शाना था, वो कुछ ज्यादा ही तेज था। कुणाल था। अब उसने क्या काम किया, उसे मालूम था उस पे 1 रुपया भी नहीं है, पैसा उस पे। ध्यान से समझना, मैं अगली क्लास में कॉन्सेप्ट जोड़ दूंगा। हर बात का अर्थ है यहां पे। उसको पता था उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन उसने क्या काम किया?
पहले ही बाउंड्री पे आ गया, यहां आ गया और पुलिस वाले को तंग करने लगा। बोला भैया जान दो बाहर। पुलिस वाला बोला 100 रुपए दे। बोला भैया पैसे तो नहीं है, स्टाफ चला लो। पैसे से नहीं भैया, स्टाफ चला लो भैया, जान दो भैया प्लीज। अब जा नहीं रहा। पुलिस वाले ने खूब धक्के मार लिए कि अंदर चला जा, अंदर चला जा ही नहीं रहा भाई। वहीं पे मतलब इन्हें तंग कर रहा सारे पुलिस वालों को एक एक करके कि भाई कोई कैसे ही जाने दे। अच्छा साथ में दुआ भी कर रहा है कि हे भगवान मेरी मदद कर दे, किसी तरीके से पैसे दिला दे, पंकज को पैसे दिलाए दे भाई, मेरे को पैसे दो। अब एकदम से क्या हुआ इसके पास भाई, एकदम से 500 के नहीं 100 के 5 नोट आ गए। 100 के इनने फटाक से क्या काम किया, 100 रुपया पुलिस वाले को दिया बाहर। अब इसके पास यहां पे कितने बच गए सब। ये स्कीम बाकी कैदियों ने भी देख ली। बाकी कैदी बोले ये बहुत बढ़िया बात है, पंकज को मिले थे 2000, बाहर निकला तो सही बट कंगला होके निकला। इसको कितने मिले, बाहर भी निकल गया लेकिन पैसे भी बच गए ना। बाकी कैदियों को भी स्कीम समझ आ गई। अब पुलिस वालों के लिए कैदियों को संभालना मुश्किल। अब सारे यहां खड़े हैं, अब सब पुलिस वालों को तंग कर रहे हैं। स्टाफ चला लो भैया, घर जान दो, जेल से बाहर जान दो। अब ये बड़ी परेशानी हो गई, इसलिए यहां पे भीड़ लग गई। अच्छा इन्हीं में से एक अनलकी भी था, जतिन। बड़ा अनलकी आदमी ये। इसने कुणाल की स्कीम तो ले ली, कुणाल की स्कीम, ये अब ये यहां खड़ा है और साथ के साथ ये दुआ मना रहा है कि हे प्रभु कैसे मुझे बाहर निकल जाने दो। अब भैया क्या हुआ, इसको मिल गए 500 रुपए। इसने सोचा बन गई बात, लेकिन हड़बड़ाहट में बेचारा बाहर भागने की बजाय अंदर भाग गया। और अंदर तो बाकी के कंगले भी थे, उनने मार मार झापड़ इसके सारे पैसे। अब इसके पास 1 रुपया भी, और पैसे मिलने के बावजूद भी यह आदमी बाहर। ही वाज द अनलकी गाय। आई बात समझ में? अब तुम सोच रहे होगे फालतू की कहानी बुड्ढे ने क्यों सुनाई। अब सुन, ये जेल है एटम। ये जेल क्या है, ये कैदी हैं इलेक्ट्रॉन। ये कैदी हैं और ये पुलिस वाले जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूक्लियस की पावर को, क्योंकि न्यूक्लियस पे है प्रोटॉन जो है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और पैसा रिप्रेजेंट कर रहा है उस फोर्स को जो प्रोटॉन ने लगाई हुई है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के निकल जाएगा? केवल वही निकल पाएगा जो 100 रुपया देगा, और 100 रुपया देने के लिए 100 रुपया होना भी। अब अंदर से तो 100 रुपया नहीं आएगा, जेल का एग्जाम्पल ये बताता है। वो 100 रुपया कहां से आएगा? बाहर से। क्या 10 पैसे की बारिश तेरे किसी काम की थी? तेरे काम की 500-500 रुपए की बारिश थी और 100-100 रुपए की बारिश थी। यार आया नहीं आया? जैसे ही तेरे पास में पैसा हुआ तू बाहर निकल गया। इस तेरे बाहर निकल जाने के फेनोमेना को ही हम इलेक्ट्रॉनिक एमिशन बोलते हैं। इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा अब इसमें यह मत समझियो कि तेरे को पैसा मिल गया तो तू बाहर आ ही गया, फॉर एग्जांपल जतिन। इसलिए हर बार उतनी एनर्जी मिलने के बाद भी हर बार इलेक्ट्रॉन बाहर, क्योंकि एनर्जी लेने के बाद सही डायरेक्शन में वाइब्रेशन करनी भी जरूरी है। बात को समझो। इसी फेनोमेना के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। उसने आगे चल के इसी के एक टाइप को एक्सप्लेन किया और हमारा पूरा चैप्टर उसी के बारे में। पहली बात, कहानी समझ आई? क्या ये कहानी याद रहेगी? मैं एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा अगली क्लास में, और ये जो सारे एग्जाम्पल मैंने इस कहानी में दिए हैं ये वहां पे सेट होते चले जाएंगे एक एक करके। अरे बोलो क्लियर है क्या? अब इसको क्या करके आएंगे भाई? रिवाइज जरूर करके आएंगे। बेशक से अगर कहानी को हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन याद रहनी चाहिए।